विद्यार्थियों, कक्षा 12 इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पाठ 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत पढ़ रहे हैं और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पाठ्यक्रम आगे बढ़ रहा है। अभी तक हमने 76 प्रश्न कर लिए हैं। मैं आपको प्रारंभ में बता देता हूं कि इस वीडियो के अंत में आपको कमेंट सेक्शन व डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेस्ट लिंक मिलेगा, उसे आप ज़रूर देवें। अब हम आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। हम अभी तक ये पढ़ रहे थे कि पुरातात्विक स्रोतों से भारत के इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। उसी क्रम में आज हम स्मारक व भवन से शुरू करते हैं। प्राचीन समय के स्मारकों व भवनों के माध्यम से भी हमें उस समय के राजाओं, शासकों, प्रांतपतियों और महान विभूतियों की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्होंने उस समय के स्मारक व भवन बनवाए। तो हमारा प्रश्न नंबर 77, अंगकोर वाट के स्मारक कहाँ स्थित है? उत्तर कंबोडिया। आप जैसा कि यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं, अंगकोर वाट के मंदिर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 78, बोरोबुदुर के मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर जावा। प्रश्न नंबर 79, देवगढ़ व भीतरी गांव मंदिरों से किस समय की जानकारी मिलती है? तो गुप्तकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। देवगढ़ व भीतरी गांव के जो मंदिर हैं वो गुप्त काल के प्रख्यात मंदिरों में से एक हैं और वह उस समय के तात्कालिक शासकों की स्थिति से हमको अवगत कराते हैं। तो छात्रों, अब हम मूर्तियाँ, शैलचित्र व अन्य कलाकृतियों के माध्यम से कैसे पुरातात्विक स्रोतों से हम अध्ययन कर सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को हम लेंगे। प्रश्न नंबर 80, शैलचित्र कला से क्या अभिप्राय? उत्तर, प्रागैतिहासिक काल में अनेक शैलाश्रय क्या होते हैं कि प्रारंभिक मानव के निवास स्थान है। गुफाओं में प्रारंभिक मानव निवास करता था, उन्हें शैलाश्रय कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में अनेक शैलाश्रय में तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया गया है, जिसे शैल चित्रकला कहा जाता है। इनमें जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की गई है। प्रश्न नंबर 81, राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में शैल चित्र पाए जाते हैं? उत्तर, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी व उत्तरी राजस्थान व शेखावटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में शैल चित्र पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 82, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शैल चित्रों के लिए प्रख्यात है? उत्तर, भीमबेटका की गुफाएं। आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, भीमबेटका मध्य प्रदेश का एक स्थान है जहाँ पर प्राचीन समय के शैल चित्रों में मानव ने अपने जीवन की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से की है। शिकार के चित्र, निवास के चित्र, जानवरों के चित्र, उन सभी चित्रों का वहाँ पर चित्रांकन किया गया। इसलिए भीमबेटका न केवल भारत में बल्कि विश्व में प्रख्यात है। प्रश्न नंबर 83, भारत भूमि को माता के रूप में माने जाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? उत्तर, भारत भूमि को माता के समान माने जाने के प्रमाण हमें अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से मिलते हैं, जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि ये जो भूमि है वो हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। तो हम इस सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। हम इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर निवास कर रहे हैं, जहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा चलती है। वहाँ पर इस भूमि को माता के समान पूजनीय माना जाता है। प्रश्नों की अगली कड़ी में प्रश्न नंबर 84, किस इतिहासकार ने लिखा है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है? आप प्रश्न को समझिएगा। विद्वान व्यक्ति कह रहा है कि जिस प्रकार की भारत भूमि है वैसी भूमि और कहीं नहीं है। तो उत्तर, इतिहासकार म्यूर ने यह कथन कहा है। प्रश्न नंबर 85, किस विद्वान ने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष को माना है? उत्तर, कर्नल अलकाट। कर्नल अलकाट ने भारत भूमि को मानव संस्कृति का उद्गम स्थल माना है। प्रश्न नंबर 86, भारत को जम्बूद्वीप किस पुराण में कहा गया है? उत्तर, भारत को जम्बूद्वीप अग्नि पुराण में कहा गया है। प्रश्न नंबर 87, द्वीपांतर से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है छात्रों, सुनिएगा और इससे हमें तात्कालिक समय की भारत की विशेषता का भी अध्ययन होता है। प्रश्न नंबर 87 था, द्वीपांतर से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर, समुद्र पार के भारतीय प्रदेश, भारत के 3 और समुद्र है, दक्षिण में हिंद महासागर,
पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब महासागर। तो भारत के वे प्रदेश जो समुद्र पार के हैं वे द्वीपांतर कहे जाते हैं और इसमें कुल 9 द्वीप थे। इस शब्द से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में भारत का साम्राज्य यहाँ पर सांस्कृतिक भी है और राजनीतिक भी है, दोनों रूपों में समुद्र के पार के प्रदेशों में भी था। अगला प्रश्न नंबर 88, सांस्कृतिक भारत का विस्तार किन देशों तक फैला था? भारत का जो सांस्कृतिक विस्तार है, देखो किसी भी देश का शासन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो राजनीतिक, जो प्रत्यक्ष रूप से एक देश दूसरे देश पर अपना नियंत्रण करके स्थापित करता है। दूसरा सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति का आदान प्रदान जब दूसरे देशों को होता है और वहाँ के देश हमारी संस्कृति को अपना लेते हैं तो वो सांस्कृतिक विस्तार की श्रेणी में आ जाता है। तो भारत एक महान देश रहा है, इसने दिलों को जीतकर, लोगों को जीतकर अपना शासन बढ़ाया है। हमारा प्रश्न था सांस्कृतिक भारत का विस्तार किन देशों तक फैला था? तो उत्तर, सांस्कृतिक भारत का विस्तार वर्तमान के जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबुज, श्याम, चंपा, बर्मा व लंका तक फैला था। लंका मतलब वर्तमान का श्रीलंका। अगला प्रश्न नंबर 89, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में प्राचीन भारत के किन बंदरगाहों का उल्लेख है? भारत प्रारंभ से ही बहुत प्रगतिशील देश रहा है। वर्तमान में हमें जितने बंदरगाह दिखते हैं उतने ही बंदरगाह प्राचीन भारत में भी थे। उत्तर, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में प्राचीन भारत के निम्न बंदरगाहों का वर्णन है। उनके नाम इस प्रकार हैं: चोल, दभोल, राजापुर, मालवण, गोवा, कोट्टायम, कोणार्क, मछलीपट्टनम एवं कावेरीपट्टनम के बंदरगाह। प्रश्न नंबर 90, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम बताइए। उत्तर, अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर व बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम महोदधि था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। युक्ति कल्पतरु पर टिप्पणी लिखी है। युक्ति कल्पतरु एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक धार के राजा भोज थे और उन्होंने इस पुस्तक में नौका निर्माण एवं नावों के प्रकारों का विस्तृत उल्लेख किया है। इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के संबंध में विदेशी इतिहासकारों का मत बताइए। तो हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ विद्वानों के नाम बताएंगे जो हमें भारतीय संस्कृति को प्राचीन समय में भी एक महान संस्कृति के रूप में विभूषित करते हैं। उत्तर, पहले इतिहासकार हैं इतिहासकार म्यूर। उनका कथन है, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं है। हम इसका म्यूर के बारे में पूर्व में भी प्रश्नों में अध्ययन कर चुके हैं। दूसरे विद्वान सर वाल्टर रेले। उनका कथन है, प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ। उनका कहना है कि पहली बार मानव की उत्पत्ति इस भारत भूमि पर ही हुई है। ये इसकी महान सांस्कृतिक विरासत को बताता है। तीसरे लेखक कर्नल अल्कॉट, वे कहते हैं मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष ही है। चौथे लेखक इतिहासकार फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर। जब फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर को ऋग्वेद की प्रति भेंट की गई तब उन्होंने कहा, यह देन इतनी अमूल्य है कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे। पांचवें इतिहासकार मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने मानवीय अंतःकरण एवं वृद्धि की परिपूर्णता, गूढ़तम रहस्यों का विश्लेषण तथा अध्ययन योग्य विषय सुलझाने का श्रेय भारतीय संस्कृति को दिया है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का गुणगान पाश्चात्य विवरणों में भी हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत में क्या उल्लेख किया हुआ है? उत्तर, यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। प्रश्न नंबर 94, अरबी भूगोलवेत्ता मसूदी के अनुसार भारत की सीमा कहाँ तक फैली हुई थी? उत्तर, जाबाग। जाबाग से यहाँ तात्पर्य सुमात्रा और जावा तक का है। प्रश्न नंबर 95, फुनान संस्कृति का निर्माण किसने किया? उत्तर, कौंडिन्य नामक वीर ने फुनान संस्कृति का निर्माण किया। प्रश्न नंबर 96, किन देशों की रहन सहन परंपरा पूजा पद्धति में भारतीय परंपरा झलकती है? उत्तर, निम्न देश जावा, बाली, चंपा, सुमात्रा, इन देशों में भारत की परंपरा झलकती है। क्वेश्चन नंबर 97, बौद्ध यात्री फाहियान ने भारत से चीन जाने का कौन सा मार्ग अपनाया?
उत्तर, चीनी यात्री फाहियान ने स्वयं अपनी पुस्तक में लिखा है कि वह भारत से लंका और लंका से जावा होता हुआ चीन जहाज में बैठकर गया था, यानी कि उस समय भी जहाज भारत में बहुत उन्नत अवस्था में थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, जल पोत प्रबंध के लिए अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें क्या कहते थे? उत्तर, दत्र रश्मि ग्राहक। क्वेश्चन नंबर 99, प्राचीन भारत के पश्चिमी तट के 2 प्रमुख बंदरगाह बताइए। उत्तर, सोपारा और भृगुकच्छ, ये दोनों बंदरगाह प्राचीन समय में बहुत ही व्यस्त बंदरगाह हुआ करते थे। हमारा प्रश्न नंबर 100, जातक ग्रंथों में कितने यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है? तो उत्तर, जातक ग्रंथों में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख है। जातक ग्रंथों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख जातक ग्रंथों में मिलता है और ये संख्या में 549 है, 549 है। हमारा प्रश्न नंबर 101, चप्पू वाले पोत व केबिन वाली नौका के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर, सांची व भरूच शिल्प से मिले हैं। और ये प्रश्न आप बार बार दोहराएं, बार बार मेरे वीडियो को सुने, निश्चित रूप से कक्षा 12 में आपको बहुत सर्वोत्तम अंकों से आप सफल होंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। पुनः मैं याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको टेस्ट का लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।